अरे चिल्ला मत। देख लेना इसे। तो स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में हमने बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स पढ़े थे। अच्छा, उसमें से था एप्रोटिक सॉल्वेंट्स किनको बोलते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट ना कर सके, और जो दोनों में से कोई एक करते हैं तो एम्फीप्रोटिक, और जो दोनों एक साथ करते हैं वो एम्फोलाइट्स। वो डिफरेंस है उनमें। अब उसी में लिख लें ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम यूज कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम इसको यूज कैसे करते हैं? अच्छा, हमने पढ़ा था आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फा, कि जिनका एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा 100% होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जिनका अल्फा पार्शियल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन यहां पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग वीक हम बोलेंगे तो कभी भी अल्फा के बेसिस पर नहीं बोलते हैं। अल्फा तो किसका था? आर्हेनियस का। इन्होंने बोला कि जो जितना इजीली H प्लस आयन लूज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितना इजीली H प्लस आयन गेन करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो लिख लें इट डिपेंड अपॉन टेंडेंसी it depend upon tendency to donate or accept. It depend upon tendency to donate or accept proton easily. It depend upon tendency to donate or accept proton easily in a solvent. Easily in a solvent मतलब किसी सॉल्वेंट में कोई भी स्पीशीज जितना इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगी या एक्सेप्ट करेगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अब लेकिन यहां पर इसको यूज कैसे करना है तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना। फिर बोल रहा हूं अल्फा के अकॉर्डिंग मत सोचना क्योंकि वो अरेनियस का है कि हम, लेकिन अब यहां पर हमने क्या लिखा? इन अ सॉल्वेंट, और हमने बोला था अरेनियस का ड्रॉबैक कि वो ओनली वाटर में एक्सप्लेन करता है, जबकि ये क्या बोलता है? किसी भी सॉल्वेंट में जो स्पीशीज जितना इजीली H प्लस आयन लूज करेगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना इजीली गेन करेगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्वेश्चन यूज कैसे करवाएगा? तो अगर जब सपोज मैं बोलूं HCl, इसको इन वाटर हमने डिसॉल्व किया, तो बता वाटर क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है। अच्छा, HCl इन वाटर जब डिसॉल्व करते हैं तो बताइए H प्लस लूज करेगा ना, और H प्लस लूज करेगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस, और H2O बता उस H प्लस आयन को गेन कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो गेन करेगा तो बताइए क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन, ये खुद लिख कर दे देगा, और पूछेगा इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कौन है या वीक एसिड बेस कौन है, तो यहां हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अच्छा बता, हमने पढ़ा स्टार्टिंग से अरेनियस से ही HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बताइए पार्शियली ब्रेक होता है या 100%? लेकिन वो अरेनियस ने बताया था। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने इसी को कैसे समझाया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि HCl जितना इजीली H प्लस आयन लूज करता है उतना इजीली H2O वो गेन कर लेता है। होगी बता, ये लूज कब कर सकता है इजीली? जब वाटर उसको गेन कर पाए इजीली, और वाटर यहाँ सॉल्वेंट है मतलब लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स, और उनमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर, और बता H प्लस आयन जो ये देगा उसको ये बहुत इजीली गेन कर लेगा। तो बता HCl जब बहुत इजीली H प्लस आयन लूज करेगा तो वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा बता, ये इजीली जब गेन कर लेगा प्रोटॉन तो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा।
क्योंकि जितना इजीली लूज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना इजीली गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो बता वाटर जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन, सिंपल सा सोचे बता, ये इजीली H प्लस आयन लूज कब कर सकता है? जब दूसरी स्पीशीज उसको इजीली गेन कर पाए। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए, सबको पता जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके जो एनायन होते हैं वो वर्कर या स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर। मतलब बताइए वापस से क्या H प्लस आयन गेन कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। मतलब बताइए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस या वीक कॉन्जुगेट बेस? और यहां वीक का मतलब क्या है? इजीली H प्लस आयन गेन नहीं कर सकता। कैसे करेगा? तो जितना इजीली लूज करेगा उतना इजीली गेन कर नहीं सकता। तो अभी तो बता, बोलते हैं, सबको ध्यान है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट वीक होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट वीक होते हैं? तो बता स्ट्रॉन्ग एसिड तो Cl माइनस, इसका स्ट्रॉन्ग या वीक कॉन्जुगेट बेस? वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन भी स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब यहां पर क्वेश्चन दूसरा, एक सुनना ध्यान से, इसमें तुम्हें क्वेश्चन में जब भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग वीक पूछेगा तो वो रिएक्शन में हमेशा, ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल एरो शो करके देगा। और यहां पर ध्यान रखना, ये जो रिवर्सिबल एरो है इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम है। दूसरा ये भी नहीं है कि इसका डिसोसिएशन पार्शियल हुआ। ये रिवर्सिबल का मतलब इतना सा है कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बैकवर्ड में भी पूछ सकता हूं। तो मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछूं, मतलब इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनना फिर बोलना, इस, और फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर भी देख सकते हो, इस रिएक्शन में वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2O। ओके, बता वीक एसिड तो ये है ना। और एक चीज ध्यान रखना, कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट के लिखते हैं रेस्पेक्ट में। कॉन्जुगेट का मतलब एक दूसरे से बनने वाले। तो यहां पर मतलब ये जो HCl है, ये इसका कॉन्जुगेट कौन है? Cl माइनस, या उल्टा भी बोल सकता हूं, Cl माइनस का कॉन्जुगेट कौन है? HCl। इसी तरह से यहां भी इसका कॉन्जुगेट कौन है? हाइड्रोनियम आयन, या हाइड्रोनियम आयन का H2O। तो वो जरूरी नहीं है, मैंने बोला रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड, यहाँ पर क्या सिंपल सा, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बताइए वीक एसिड का कॉन्जुगेट H2O या वीक बेस का कॉन्जुगेट HCl। तो ये क्लियर सबको? अब लेकिन ये तो हमने बोला HCl को जब वाटर में मिलाया, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन बोलूं, फिर लिख लेना एक साथ। एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करा, मतलब बता फिर से हमने सॉल्वेंट बदला या सॉल्यूट बदला? बीबी सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो वाटर ही है बीबी। अच्छा मुझे बताओ, एसिडिक एसिड इन वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? और बता वाटर में स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं हमें पहले से पता है, HClO4, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3। तो उनके अलावा जो होंगे सब वीक होते हैं वाटर में। तो बता, अब यहां मुझे ध्यान ध्यान से, एसिडिक एसिड को जब वाटर में मिलाएंगे तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये इजीली H प्लस आयन देगा क्या? तभी तो वीक होगा। इजीली H प्लस आयन नहीं देगा। तो बता जब ये इजीली H प्लस आयन देगा नहीं तो ये वाटर क्या इजीली H प्लस आयन गेन कर पाएगा क्या? तो बता यहां पर ये वाटर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक बेस। क्यों हुआ? क्योंकि एसिडिक एसिड दे ही नहीं पा रहा इजीली H प्लस आयन, तो ये एक्सेप्ट करेगा किसके? यहां इजीली H प्लस आयन दे रहा था HCl, इसलिए उसने भी इजीली एक्सेप्ट किए। लेकिन अब ये दे नहीं सकता तो ये एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता। तो बताइए खुद भी क्या हो गया? वीक बेस। और एसिडिक एसिड जब H प्लस आयन लूज करेगा तो एसिटेट आयन बनेगा, और H2O उसको गेन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब यहां पर भी वही रिवर्सिबल एरो। अच्छा बता, अब के एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो बता इसका जो आयन होता है वो स्पेक्टेटर या वर्कर? मतलब बता वीक या स्ट्रॉन्ग? तो वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है। तो बताइए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस H2O का अब के स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, मतलब बता हाइड्रोनियम आयन सेम स्पीशीज है दोनों में,
लेकिन वहां वो वीक थी, यहाँ स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि जिसको मिला रहे हो वाटर में वो उसकी वजह से नेचर बदला उसका। अब यहाँ पर तो एक और क्वेश्चन सुन ना, सॉल्वेंट बदलूंगा आपके, मतलब अभी तक हमने सॉल्यूट बदला था, सॉल्वेंट सेम था। अब ध्यान से सोचना, मैंने आज भी सबसे पहले क्वेश्चन पूछा वही वाला। HCl को अब के हमने बेंजीन सॉल्वेंट में मिला दिया। बेंजीन सॉल्वेंट मतलब बता, आपके सॉल्यूट नहीं बदला। HCl को एक बार वाटर में मिलाया, दूसरी बार अब बोल रहा हूं HCl इन बेंजीन मिलाया। अब बता, HCl इन बेंजीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, या कुछ भी नहीं? करेक्ट है। क्यों? आज भी सबसे क्या है जो ना तो डोनेट कर सके ना एक्सेप्ट करके। हमने पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इसीलिए which can या it depend upon tendency to donate or accept proton in a solvent। वो in a solvent क्यों लिखा लास्ट में? अब बता, बेंजीन तो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये ना ये HCl दे भी देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो बता वापस इसी के पास रह जाएंगे ना फिर वो। तो यहां पर ये लिख लें तो बस, तो ये क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। मींस ना तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, तो बता फिर ये HCl एसिड भी नहीं रहा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन ये एपीएमटी में आया था, उसने 4 सॉल्वेंट्स लिखे थे और पूछा था इन चारों में से HCl किस में एज एसिड बिहेव नहीं करेगा, तो उसमें एक ऑप्शन था बेंजीन या CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट। और वैसे भी खुद सोचो बता, केमिकल बॉन्डिंग से भी H हाईली पोलर, ये नॉन पोलर, तो वैसे भी डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो डज नॉट बिहेव एज एन एसिड। तो द सेकंड एग्जांपल में मैं पूछूं क्वेश्चन में रिएक्शन लिख के कि सेकंड रिएक्शन में कि स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? CH3COOH, क्योंकि बता स्ट्रॉन्ग बेस तो ये है ना आपके, तो इसका कॉन्जुगेट कौन है बता, एसिडिक एसिड। तो वहां पर बता सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग वीक किसी का भी चेक कर सकते हो, वो क्वेश्चन में फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी पूछ सकता है। बस हमें पता था जब ये दोनों जो हैं यहाँ तो सॉल्वेंट सेम था, और हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं HCl HClO4 ये सब वाटर में इजीली H+ डोनेट करते। ब्रेक होने का रीजन भी क्या बता, इजीली H+ लूज करना। जबकि बता बेंजीन में HCl एसिड भी नहीं रहा, क्योंकि वो नॉन पोलर या एप्रोटिक है, तो वो एक्सेप्ट कर भी नहीं सकता। अब इसी तरह से नेक्स्ट में बोलूं, अब के हमने बता सॉल्यूट नहीं बदलूंगा, मैं सॉल्वेंट बदलता जा रहा हूं। अभी ये बेंजीन था, अब हमने लिया अमोनिया सॉल्वेंट, तो बता HCl इन अमोनिया सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं, तो बता अमोनिया सॉल्वेंट जो है बता, ये इसके पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, और लोन पेयर है तो बता HCl जो H+ आयन लूज करेगा ये गेन कर लेगा इजीली, क्योंकि H+ आयन को तो लोन पेयर चाहिए, तो अमोनिया का नाइट्रोजन उसको लोन पेयर देगा। तो बता यहां पर ये अमोनिया जो है इसका नेचर एसिडिक या बेसिक? अच्छा एसिडिक, ये HCl तो एसिडिक नेचर शो करेगा। अच्छा बता यहाँ पर HCl जो H+ आयन लूज करेगा उसको अमोनिया इजीली गेन कर लेगी ना, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो सॉल्वेंट में लार्ज अमाउंट में भी है। तो बता HCl इजीली H+ आयन लूज कर सकता है, क्योंकि ये इजीली उसको गेन कर सकती है। और बता HCl जब इजीली H+ आयन लूज करेगा तो बता इस वीक या स्ट्रॉन्ग?
और स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि अमोनिया जो है वो इजीली H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रही है। मतलब बता, वो भी स्ट्रांगली बेसिक हो गई क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है? इजीली H प्लस आयन गेन करना ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो बता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर Cl माइनस स्ट्रॉन्ग या वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो Cl माइनस स्ट्रॉन्ग का है इसलिए वीक हो गया। और अमोनियम आयन, जब अमोनिया H प्लस गेन करेगी तो अमोनियम आयन भी वीक कॉन्जुगेट एसिड। HCl इन एसिडिक एसिड सॉल्वेंट। अब के क्या सॉल्वेंट है? एसिडिक एसिड, वो CaCCOOH सॉल्वेंट की तरह काम में लिया। मतलब लार्ज अमाउंट में CaCCOOH है, उसमें क्या मिला है हमने आपके? HCl। तो ये ध्यान रखना, अब के यहां पर ध्यान से देखोगे तो HCl इन एसिडिक एसिड सॉल्वेंट मिला रहे हैं, तो इनका नेचर क्या होगा? अच्छा बता, HCl में से और एसिडिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है? HCl का। मतलब बता, लूज तो अभी भी HCl ही करेगी प्रोटोन, तो बता एसिडिक एसिड को वो प्रोटोन गेन करना पड़ेगा। अच्छा था, ये गेन कर सकती है क्या? बोलो। एसिडिक एसिड में बता, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं ना, एक्सेप्ट कर सकती है। और तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ऑर्गेनिक का, ये तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाली रिएक्शन बहुत पढ़ते थे। बता H प्लस आयन लूज करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की वजह से CH3COO H2 प्लस बनाती है। H2O रिमूव होगा तो CH3CO प्लस केटायन बनता है। हेलो। तो अब यहां पर तो HCl इन एसिडिक एसिड जो है द यहां पर, लेकिन है तो ये भी एसिडिक नेचर ही। तो बता, इजीली H प्लस आयन गेन करेगी या डिफिकल्टी से? इसलिए बता, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जितना अमोनिया इजीली करती है क्योंकि उसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसका बेसिक नेचर कम, क्योंकि यहां तो ये रेजोनेंस में भी काम आता है इसका ऑक्सीजन लोन पेयर। तो यहां पर इसका बेसिक नेचर होता है लेकिन वीकली होता है। तो बता, ये जब वीकली बेसिक नेचर शो करेगा तो बता के ये 100% गेन कर सकती है H प्लस आयन? नहीं कर सकती। मतलब HCl भी इन एसिडिक एसिड क्या होगा? वीक एसिड, क्योंकि एसिडिक एसिड इजीली सारे H प्लस आयन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये भी इजीली डोनेट नहीं कर सकती। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और CH जब ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो CH3COOH2 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। और इसमें देख लें, अब यहाँ पर ये तो हमने बताया, यहाँ पर तुम देखोगे तो HCl को वाटर में डिसॉल्व करा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इन बेंजीन वो एसिड ही नहीं रहा, इन अमोनिया वो फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इन एसिडिक एसिड वो वीक एसिड हो गया। अब वो हमसे क्वेश्चन में इनको पूछेगा तो यूज कैसे करेंगे? या कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कब Cl माइनस वीक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कब वीक हो जाता है, या कब वीक स्ट्रॉन्ग लिखने HCl का ही चार का अलग अलग नेचर हो गया। तो अब इनका एग्जैक्ट रीजन तो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, लेकिन सिंपल सा हमें क्वेश्चन करना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, सिंपल सी चीज बोल रहा हूं। जिनको मिक्स करा, अच्छा बता, वाटर में तो नेचर हमें वैसे ही पता है सबका, वो तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया हमने आरएनएस के अकॉर्डिंग। ये बताया HClO4 HiHbr H2SO4 HCl HNO3, इनको वाटर में मिलाओगे तो ये स्ट्रॉन्ग ही होंगे।
या उनके अलावा किसी को मिलाओगे तो वीक ही होंगे वो। अब लेकिन इनके अलावा नॉन पोलर में तो वैसे याद हो गया CCl4 बेंजीन में। तो अब बचे इनमें जहां कंफ्यूजन होता है कि कब स्ट्रांग हो जाते हैं कब वीक हो जाते हैं। तो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर एसिड को बेस में मिलाते हो तो दोनों स्ट्रांग होते हैं। एसिड को बेस में मिलाते हो तो दोनों स्ट्रांग। HCl को अमोनिया में मिलाया तो बता दोनों स्ट्रांग। लेकिन एसिड को एसिड में मिला दें जो लास्ट में करा, या बेस को बेस में मिला दें तो दोनों ही वीक हो जाते हैं। और तुमने क्वेश्चन किए होंगे मॉड्यूल में, तो इसके जो लास्ट में मॉड्यूल बफर के बाद क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो बताइए मीनिंग के लिए सबको ये खाली ट्रिक ध्यान रखना है। एसिड को एसिड में मिलाओ, बेस को बेस में मिलाओ तो दोनों वीक, एसिड बेस को मिलाओगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग। और ये खाली ट्रिक है याद रखने के लिए, रीजन नहीं बोल रहा हूं। अब ये जो हमने सॉल्वेंट्स के अकॉर्डिंग लाए, तो कई बार वो हमसे सुनना ध्यान से 4 एसिड्स लिख देगा और पूछेगा इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है या वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो हमें सारे तो हम रट नहीं सकते कि ऑर्डर, लेकिन जो क्वेश्चन में मिलते हैं वो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें याद होना चाहिए। और उसमें से 6 का तो हमें ऑलरेडी याद है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं। और बता स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं इनका हम बोलते हैं अल्फा 100% होता है, बट एक्चुअल में 100% ना होकर क्या होता है ऑलमोस्ट 100%। तो यहां पर इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से भी अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है तो HClO4। इसलिए तुमने ध्यान से सुना, मैं हमेशा इसी ऑर्डर में बोलता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, HClO4 HI HBr H2SO4 HCl HNO3। तो यही बोलते हैं क्यों, क्योंकि वही यूज का याद रखना है। तो HClO4 HI HBr H2SO4 HCl HNO3 ये ऑर्डर में हमें याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये सबसे। देन इनके अलावा कुछ वीक एसिड्स का भी ध्यान रखना है। लेकिन मतलब वीक एसिड्स में अल्फा की जगह रीजन क्या होता है उनका Ka, और हर वीक एसिड का Ka अलग। तो इनमें से HSO4 माइनस, ये ध्यान रखना, HSO4 माइनस आयन ये अलग से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बहुत। वीक एसिड्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये यहां पर सब, ये तो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं 6 सबसे पहले। देन HSO4 माइनस, HF होता वीक एसिड्स है, वीक एसिड, लेकिन बाकी वीक एसिड से ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिक एसिड सारे हमने याद रखने ने, बस जो लिख रहा हूं बस इतना से ध्यान रखना। तो HClO4 HI HBr H2SO4 HCl HNO3 हमें याद है। HSO4 माइनस, HF फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड, और H2CO3। और फॉर्मिक एसिड HCH3COOH एसिडिक एसिड, ये सब तुम ऑर्गेनिक में भी पढ़ लोगे, मतलब वहां पर भी सबसे पहले यही पढ़ते हो सब चीजें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ GOC में। तो बोले कि मतलब पहले मीनिंग क्लियर सबको ये। अच्छा मैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, तो मैं 4 इनके सब मैं बोलूंगा क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। इन चारों में से किसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रांग होगा, तो बता जो वीकेस्ट एसिड उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट कौन होगा बताओ, सल्फेट आयन, एक H+ आयन लूज करे। अच्छा H2SO4 का
HSO4-, लेकिन भाई इससे कंपेयर मत करना उसको, वरना लगेगा वो तो वीक होना चाहिए, लेकिन वो अलग से भी लिखा है, मतलब वो होता तो इन एक्चुअल वो वीक है, लेकिन बाकी से स्ट्रॉन्गर होता है। उनका रीजन उनका के है, खाली याद रखना है हमने। अब ये तो हमने बोला कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, ये सब ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब लेकिन कुछ स्पीशीज का नेचर एसिडिक बेसिक ब्रोंस्टेड ने भी नहीं समझा पाए, तो उसको किसने समझाया? ल्यूइस ने। लिख लें एसिड्स इसके अकॉर्डिंग लिख लें एसिड्स। ये तुम यूज कर रहे हो, तुमने इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इसी को यूज करा। लिखे एनी स्पीशीज which can accept which can accept lone pair of electrons, which can accept lone pair of electrons, which can accept lone pair of electrons। तो बता H प्लस आयन ल्यूइस एसिड है या नहीं है? मतलब 1s ऑर्बिटल पूरा खाली है इसका। वैसे बता, अभी हमने इतना सारा पढ़ा, H प्लस आयन एक्सेप्ट लोन पेयर की वजह से करता है, तो ल्यूइस एसिड। सेकंड लिख लें बेसिस any species any species which can donate any species which can donate lone pair of electrons, which can donate lone pair of electrons, which can donate lone pair of electrons। तो द अमोनिया लुईस बेस है क्या? और इसके पास तो द नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही, और अभी भी हमने बोला प्रोटॉन एक्सेप्ट ही लोन पेयर की वजह से करता है, तो लुईस बेस है। अच्छा बता, वॉट हमने बोला हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर का नेचर डिफरेंट होता है। अब बता सकते होता ये वाटर जो है यहाँ लुईस एसिड है या ओनली लुईस बेस है? ओनली बेसिक नेचर शो कर सकता है, एसिडिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अकोमोडेट कर नहीं सकता लोन पेयर को। तो बता ओनली ये लुईस बेस है। तो बता यहां पर फिर से नेचर बदल गया वाटर का। तो बता आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो न्यूट्रल, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एम्फीप्रोटिक, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग ओनली बेस, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकता है ओनली, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन बोलूं। अच्छा द NH3 जो है ये एसिड या बेस? बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा बता BF3 में बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बता इसमें p ऑर्बिटल खाली होता है ना, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट कर सकता है तो बता बेस या लुईस एसिड? लुईस एसिड, मतलब बता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, और हमने बोला हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट बदलता है। अब बता ये नाइट्रोजन जब इसको लोन पेयर देगा, तो यहां पर तो बता कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना उन दोनों के बीच में, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मतलब बता यहाँ क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस बने क्या? दूसरा क्या सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस हुए क्या? मतलब फिर अलग प्रोडक्ट मिल गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला प्रोडक्ट बना यहाँ पर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बदल गई लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने बोला सारी पॉइंट्स वही है। अब इनमें से लुईस में से कौन सा स्ट्रॉन्गर वीकर होगा, ये तुम इनऑर्गेनिक से ही करना जो तुमने वहां पढ़ा, कि जो जितना इजीली लोन पेयर दे सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, वही होगा। या सिंपल सा था लुईस एसिड ज्यादा मिलेगा भी नहीं यहाँ, क्योंकि वो सब कंसेप्ट इनऑर्गेनिक का ज्यादा। तो बताइए हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें बोला था, सुन लो, कि ये जो लुईस एसिड बेस है इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन मिलने हैं नहीं। मेनली तुम जो मॉडल तुमने किया होगा उसमें 90% क्वेश्चन तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के ही है। तो पहले मैं बता रही, ये जो हमने लास्ट में ऑर्डर पढ़ा इसका क्वेश्चन कौन सा होगा, तो मॉडल लाने के लिए बोला था। तो उसमें देख लो एक्सरसाइज 1 में
जो अभी हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ा और जो ऑर्डर मैंने बताया उसका क्वेश्चन पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 188 पेज नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 172 और 176। 172 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 172। अब बता तुमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा, मतलब बता जिसका एसिड सबसे वीकेस्ट हो। तो वीकेस्ट हो तो बता उसमें HCO3 माइनस। सुनना सिंपल सी चीज, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो तुम तो उनमें एक H+ आयन ऐड करके, अगर उसने कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो एसिड से मिला होगा ना, मतलब ये H+ आयन रिमूव करने पर बना होगा, तो इसमें वापस एक H+ जोड़ दो ऑप्शन में और उनका न्यूट्रल एसिड चेक कर लो। तो बता HCO3 माइनस से H2CO3 बनेगा और बाकी HClO4 बनेगा ClO4 माइनस से। तो बता सबसे वीक एसिड कौन सा हुआ, H2CO3, तो कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग। तो HCO3 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। 176 क्वेश्चन देंगे, 176। तो एसिटेट आयन, क्योंकि एसिडिक एसिड सबसे वीक एसिड उनमें से, तो बताओ उसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 159 पहले वाले पेज पे देखो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 159, इसमें तुम्हें बता क्या बोला है, HBr प्लस H2O और रिएक्शन लिख कर दी है, और हमने बोला रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी में भी देख सकते हो। अब लेके मैंने बोला अभी के क्वेश्चन तुम्हें कि रिएक्शन वो खुद लिख कर देगा, तुम्हें तो चेक करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग वीक। अब बता, अभी बोला था हमने कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने पढ़े वो अगर वाटर में मिलाओगे तो वो इजीली H+ आयन लूज करेंगे। तो HBr जो है स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है ना, वाटर तो वाटर भी क्या हो जाएगा यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके कॉन्जुगेट जो होंगे वो वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक कॉन्जुगेट एसिड ही होंगे, वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक कॉन्जुगेट एसिड। अब पढ़ो तुमसे क्या पूछा है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब इनमें से बता, ये तो स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट साइड देखो, ये है ना वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट कौन हो गया, H2O। तो आंसर इज H2O। तो जो हमने बड़ा उसको बस यूज करना बता रहा हूं क्वेश्चन में, उसको अप्लाई कैसे करना है। या 162 क्वेश्चन, अब ये तो क्या पूछ लिया कि इसमें से ब्रोंस्टेड बेसेस कौन से हैं, मतलब बता रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में देखना है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लूं ब्रोंस्टेड बेसेस कौन है, तो बता जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ये H2O एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा और कौन कर सकता है, तो बता ब्रोंस्टेड बेसिस इस तरह से भी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 152, अब वो हाइड्रोजोइक एसिड, अब वो हाइड्रोजोइक एसिड जो होता है सबको पता ही है HN3 या N3H, और हाइड्रोजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और फिर एक बार बोल रहा हूं कॉन्जुगेट बेस बताओ किसका होता है, एसिड का। तो जिस स्पीशीज को बोले उसको एसिड मानोगे, और इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब 1H+ आयन रिमूव करो तो क्या मिलेगा, N3 माइनस ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो 152 क्वेश्चन में, तो ये मीनिंग क्लियर सबको। क्वेश्चन नंबर 165, इसमें सुनना, ये छोटे छोटे जो डाउट्स होंगे वो बता रहा हूं कि बस क्वेश्चन में क्या क्या गड़बड़ होती है इसमें कुछ में, या कुछ को कंफ्यूजन इसमें। तुमसे पढ़ो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोंस्टेड एसिड 165 में। अब ब्रोंस्टेड एसिड मतलब जो H+ आयन इजीली लूज करे, तो बता हाइड्रोनियम आयन लूज कर सकता है, लेकिन सुनना ध्यान से, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि OH- भी तो कर सकता है, कि वो O-2 बना लेगा, लेकिन बता OH-, सुनना ध्यान से, OH- को कब ब्रोंस्टेड एसिड मानना है कब नहीं मानना है, बाकी ऑप्शन डिसाइड करेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन में तुम्हें मिलेंगे जहां कुछ क्वेश्चन में OH- को ब्रोंस्टेड एसिड माना होगा, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो हमने नहीं माना, फिर उसमें क्यों मान लिया। तो ध्यान से, इसमें हाइड्रोनियम आयन था जो H+ आयन उससे इजीली लूज कर सकता है, इसलिए हमने OH- को नहीं माना। अगर ये ऑप्शन ना होता तो मैं OH- को मान लेता।
तो चेक करना कि दूसरी स्पीशीज OH माइनस के साथ दूसरे ऑप्शन में जो है वो अगर लूज कर सकती है प्रोटॉन तो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वैसे बता OH माइनस इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं वैसे, क्योंकि OH माइनस हमने बता कभी OH H प्लस आयन उसमें से रिमूव करवाया ही नहीं। तुमने बता वाटर का हमेशा H प्लस OH माइनस ही लिखा। अगर वो H प्लस लूज कर सकता होता तो बता फिर तो हम 2H प्लस O माइनस 2 लिखते ना। लिखते कहाँ हम उसको, वो कभी देता ही नहीं O माइनस 2। तो वो था क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं बस। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान से करना इसको, इसकी थ्योरी में दूसरी तरह से पढ़ा चुका हूं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। इसको अभी कर लो, नहीं होगा मैं बताऊंगा, बट ट्राई करना पहले जो हमने पढ़ा वैसे उसके अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर में। अच्छा, इसमें हमने एक चीज बोली थी, टॉपिक आइडेंटिफाई करना इस चैप्टर में, जो बफर के जस्ट पहले मैंने बताया था, फिर दोबारा बोल रहा हूं एक बार और, मतलब जिनकी कंसंट्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन हो उनको चेक करते हो कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है। अब बता यहां पर देखोगे इसमें एसिडिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन दी है, इसको मैं C मान लू, उसकी कंसंट्रेशन दी है, मतलब इसका नेचर चेक करना पड़ेगा। और बता एसिडिक एसिड, एसिड बेस सॉल्ट क्या है, एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक। अब क्या बोला, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज अल्फा लाना है इसका, लेकिन बता अकेले में लाना है या इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और बता ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी भी कंसंट्रेशन दी है, मतलब इसको C1 मान लू। तो बता तुम्हें दोनों की कंसंट्रेशन दी, इसलिए दोनों का नेचर चेक किया। दूसरी चीज बता, ये दोनों एक सॉल्यूशन में जब आएंगे तो बता क्या ये बफर है क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं है। दूसरा, अकेले ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन भी नहीं, तो मैं अल्फा इक्वल्स टू रूट Ka/C यूज नहीं कर सकता, पहली चीज तो ये। दूसरा बता, ये अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू H+N कंसंट्रेशन कर दूं। तो बता यहां पर लेकिन अब है क्या फिर, हाँ बोलो। वेरी गुड, कॉमन आयन, मतलब HCl H प्लस आयन देगा, एसिडिक एसिड भी H प्लस आयन देगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अल्फा पूछ रहा है। और बता हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन में पढ़े हैं, और कॉमन आयन जब प्रेजेंट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, प्रोसीजर होता है। अब क्वेश्चन समझना पहले, मीनिंग क्या है इसका, कि हम इस HCl को भी भूल जाओ, कि हमारे पास इनिशियली ओनली एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन था, इन अ वेसल एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन था। तो बता एसिडिक एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में 100% ब्रेक या पार्शली ब्रेक, पार्शली ब्रेक। और एसिटेट आयन और H प्लस आयन में पार्शली ब्रेक इक्विलिब्रियम था, इसकी कंसेंट्रेशन C, तो एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, ये भी कितने होंगे आयन, C अल्फा होंगे। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जब ये अकेला है तो ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन अभी तो। लेकिन अब हमने क्या बोला, इसमें हमने HCl का सॉल्यूशन मिला दिया, और HCl सॉल्यूशन मिलाया तो बता स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयन में ब्रेक क्या देगा, Cl माइनस और H प्लस आयन, इनकी कंसंट्रेशन C1 मानी हमने। तो आयंस की इनिशियली
0 0। तो बता 100% डिसोसिएशन के बाद खुद 0 HCl, आयन कितने मिलेंगे? C1 C1। अब बता क्या हुआ इनमें? कॉमन आयन है ना H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम रहेगा ओल्ड वाला डिस्टर्ब, और किधर शिफ्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ बता, बैकवर्ड होगा तो एसिटिक एसिड का जितना डिसोसिएशन अकेले में हो रहा था उतना होगा उससे कम। और वही तुमसे पूछा उसने कि जो ये बैकवर्ड गया तो बता न्यू इक्विलिब्रियम पर इसका अल्फा अल्फा डैश रह जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा। अब बता, ये सब चीज मैंने बफर में बताई थी, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ सारी चीज वो बफर में भी समझाई थी। बोलता कॉमन आयन का क्वेश्चन कहीं भी हो प्रोसीजर ये रहेगा। अब बताइए अल्फा डैश की वैल्यू ओल्ड अल्फा से बहुत कम रह जाती है, मतलब वेरी लेस, नेग्लिजिबल ही होती है ना। यही हमने सॉलिबिलिटी में भी करा था, बस वहां एस डैश लिखते थे। अब बता, जब इसका अल्फा डिक्रीज होकर अल्फा डैश रह गया तो न्यू इक्विलिब्रियम पर C-C अल्फा डैश लिखोगे ना। अच्छा लेकिन C-C अल्फा डैश की वैल्यू ऑलमोस्ट C ही ले सकते हो, क्योंकि अल्फा डैश नेग्लिजिबल। अच्छा था यहां पर भी C अल्फा डैश लिखोगे और ये भी क्या लिखोगे? C अल्फा डैश। तो बता लेकिन जो HCl H+ आयन दे रहा है क्या ये कम होंगे क्या? तो बता टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C1 + C अल्फा डैश, मतलब कितनी हो गई? C1। और बता ये चीज हमने बहुत बार बोली है कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन थी वही तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हुई ना। अब लेकिन बता H+ आयन की कंसंट्रेशन तुम्हें मिल गई, एसिटिक एसिड की भी मिल गई C, तुम्हें एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन मिल जाए अगर, तो C अल्फा डैश से अल्फा डैश ले आओगे। यही तो पूछा तुमसे, अल्फा डैश कितना रह गया। अब लाऊं कैसे, बताओ किसको यूज करूं? के ए, मतलब बफर में भी के से ही फॉर्मूला बनाया था, क्यों? क्योंकि के डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता इसका के ए का एक्सप्रेशन लिखो और सिंपल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो एसिटेट आयन इंटू H+ आयन अपॉन एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, यही लिखोगे। अब बता के ए पता है तुम्हें, लिख लें अब तो। के ए पता है, एसिटिक एसिड C कंसंट्रेशन ही पता है वो जो इनिशियल थी, H+ आयन कंसंट्रेशन पता है जो C1 थी। तो बता एसिटेट आयन कंसंट्रेशन ले आओगे ना, और एसिटेट आयन कंसंट्रेशन आ गई तो बता इसी को किसके इक्वल कर देना, यहां से C अल्फा डैश के इक्वल। तो उससे बता अल्फा डैश जो तुम्हें लाना है वो भी ला सकते हो। ये समझ में आया? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, अब ये क्वेश्चन एम्स और आईआईटी दोनों में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन पूछा अभी ये एम्स का था, जो अल्फा डैश पूछा आईआईटी में थोड़ा इजी आया था, उसमें अल्फा डैश नहीं पूछा, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन पूछी थी। मतलब लेकिन मतलब दोनों का कंसेप्ट एक ही, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन आएगी तो ही अल्फा डैश आ सकता है। ये समझ में आया सबको ये? और के, अब यही चीज हमने सॉलिबिलिटी में भी करा था, बस वहां के की जगह KSP को यूज करते थे क्योंकि वो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। और यही हमने बफर में भी फॉर्मूले में किया था, वहां भी के का एक्सप्रेशन लिखा था क्योंकि बिफोर एडिशन ऑफ HCl या आफ्टर एडिशन ऑफ HCl के की वैल्यू ही कांस्टेंट रहती है, और के क्वेश्चन ने दिया उसने हमें इसीलिए। तो बता सिंपल सा, और एक ये तो अभी मैंने समझाने के लिए इस तरह से पूरा किया, बाकी बता तुम आगे से डायरेक्ट कर सकते हो, एसिडिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, और बता ये हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही कॉमन आयन की कंसंट्रेशन देगा मेनली, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो समझने के लिए अभी पूरा लिख सकते हो। क्लियर सबको ये?
अब एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पढ़े तुम्हें क्वेश्चन में बोला इसमें एसिडिक एसिड और HCN के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स गिवन है और पूछा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाएं। अब हम कैसे लाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से। अच्छा बताइए, जो हम बोलते हैं Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन मतलब एक्चुअल में ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो अब बताइए जो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन का कांस्टेंट है, मतलब बता एसिडिक एसिड जब आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा ये उसी के डिसोसिएशन का कांस्टेंट है ना। तो बता Ka होता तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो तुम्हें बता एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 बोल दूं, वो गिवन है। इसी तरह से बता HCN के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है H प्लस साइनाइड आयन। ये जब ब्रेक होंगे तो इसका भी Ka2 गिवन है और तुमसे इन दोनों की हेल्प से थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है। तो बता ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड में भी करा। तो बता क्या चेक करोगे कि डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड गिवन इक्वेशंस के एडिशन से ऑब्टेन्ड होगी या सब्ट्रैक्शन से, यही चेक करोगे ना। और बोला था हमेशा डिजायर्ड इक्वेशन खुद बताती है कि गिवन को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा बता फर्स्ट डिजायर्ड इक्वेशन का साइनाइड आयन रिएक्टेंट साइड चाहिए विद 1 कोएफिशिएंट। कौन सी इक्वेशन में बता, फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड में, लेकिन सेम या ऑपोजिट साइड? तो बता इक्वेशन सेकंड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। अब 1 का नहीं बोला, अभी हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा बता एसिडिक एसिड विद 1 कोएफिशिएंट हमें मिल गई ना फर्स्ट में, और ऑपोजिट साइड या सेम साइड? तो बता इक्वेशन 1 प्लस की रहेगी -2। और बता हमने पढ़ा था अगर इक्वेशंस ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिवाइड। तो बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी थर्ड रिएक्शन का Ka1 अपॉन Ka2, यही बोलोगे। तो बता दोनों की वैल्यू तुम्हें दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा एक्सरसाइज 1 में बोला था क्वेश्चन करने के लिए, सबने कर लिया ना? वो तो स्टार्टिंग से दे रहा था, तुम लोग कर भी रहे थे, हाँ भी कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 1 में देख लें स्टार्टिंग में। अप टू 17, कोई डाउट है? अप टू 17, अप टू 34, अप टू 34, अप टू 48, अप टू 48। आधों को तो पता ही नहीं 48 कहां पे। अप टू 56, अप टू 56 बोला है, 59 उसके बाद होता है। तो 50 क्वेश्चन इजी सा है, खाली देख के मत डर। और ये मैंने बताया भी था Hg मर्क्यूरस आयोडाइड लिखा है, तो बता Hg2I2, और ये जब डिसोसिएट होता है तो बता 2Hg प्लस या 1Hg2 प्लस 2 आयन। मर्क्यूरस बोला है तो बता 1Hg2 प्लस 2 आयन और 2I माइनस, मतलब बता AB2 टाइप का एग्जाम्पल बोला था इसको। तो बताइए क्या देगा, KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे तो 1 मर्क्यूरस आयन, उसका कॉफिशिएंट 1 है इसलिए पावर 1, लेकिन आयोडाइड का कॉफिशिएंट 2 है इसलिए 2। तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 59 बता रहा हूं, 51 पहले 59 देख लो। 59th क्वेश्चन में तुम्हें लैंग्वेज बस ध्यान से पढ़नी, समझ में आनी चाहिए। वो उसने बोला है कि 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब क्या बताओ, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड है ना।
डिसॉल्व है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन ही एक तरह से ये डिसॉल्व, लेकिन मतलब ये 1 लीटर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि जितने इसके मैक्सिमम मोल डिसॉल्व हो सकते हैं वो अभी इसमें डिसॉल्व हैं। अब क्या लिखा है, इट इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस। इसका मतलब क्या है कि ये सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट होता है टू ड्राइनेस। का मतलब क्या है, सारा वाटर इवेपोरेट हो गया। लेकिन बता कैल्शियम कार्बोनेट इवेपोरेट होगा क्या, ये तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो बता उसने लिखा ना 7 ग्राम रेजिड्यू, तो बता 7 ग्राम रेजिड्यू का मतलब क्या है कि सब वाटर जब इवेपोरेट हो गया तो जो डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट था वही मिलेगा ना हमें। तो बता उसका डिसॉल्व मास कितना मिल गया हमें, 7 ग्राम। अब तुमसे पूछा है KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो S स्क्वायर। तो तुम्हें बता सॉलिबिलिटी चाहिए ना पहले, तो सॉलिबिलिटी लाने के लिए डिसॉल्व मास पता है, तो सॉलिबिलिटी विल बी इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन लीटर। तो 7 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 100, वॉल्यूम 1 लीटर, सॉलिबिलिटी आ गई। तो डिसॉल्व जो था, और बताइए जो सॉलिबिलिटी आएगी उससे KSP लिया। और 51st क्वेश्चन जिनका नहीं हो रहा मुझे बता दो कि KSP डिपेंड किस पे करता है। तो फिर आयन कंसंट्रेशन बदलने से क्या KSP बदल जाएगा क्या, तो बस सॉल्व ही नहीं करना। याद रहे, इसलिए बोलते हैं ओनली अपॉन टेम्परेचर, वरना हम सब पे डिपेंड करवाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 60। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुन ले। ये जो सॉलिबिलिटी, इसमें तुमसे बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम इन, ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूं क्वेश्चन। सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम इन। तो पहली चीज तो AgBr मतलब ये Ag प्लस और Br माइनस देगा ना डिसॉल्व होकर। मतलब बता कौन से टाइप का सॉल्ट है ये, फॉर्मूला कौन से टाइप का था, AB टाइप का है ना ये। अब इस AB टाइप के सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की हमसे पूछा है सॉलिबिलिटी मिनिमम किस में होगी। तो बता, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं पहले, मैक्सिमम किस में होगी। हाँ बोलो, करेक्ट है, वाटर में। वेरी गुड, क्यों, एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, वाटर में AgBr के साथ कोई कॉमन आयन है ही नहीं। अब बाकी तीन देखो, वो मैक्सिमम क्यों नहीं बोला। सेकंड में CaBr2 ब्रोमाइड आयन कॉमन आयन, थर्ड में NaBr या जो भी AgO3 जो भी है, मतलब उसमें सिल्वर आयन कॉमन या ब्रोमाइड आयन कॉमन है ना। तो बता मिनिमम तो उन तीनों में से किसी एक में होगी, लेकिन अब उनमें से भी किस में मिनिमम होगी सबसे। तो सुन ले मैं जो बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आज तक जब भी सॉलिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन का क्वेश्चन पूछा तो मोस्टली पूछा है AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का ही। AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉलिबिलिटी ही पूछी है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो हम कैसे करते हैं इनके लिए शॉर्ट ट्रिक, जब मैक्सिमम टाइम यही पूछा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख ले, हमें प्रोसीजर भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो सॉलिबिलिटी ऑफ कॉमन आयन, सॉलिबिलिटी ऑफ, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए ओनली, जब AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी पूछे उसके कॉमन आयन की प्रेजेंस में। तो शॉर्ट ट्रिक बोलना, डायरेक्ट ध्यान रखना है, S डैश जो भी तुम्हारा AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट है उसका KSP क्वेश्चन में देगा, या ना दे तो KSP कांस्टेंट रहेगा। तो KSP अपॉन नंबर ऑफ कॉमन आयंस एडेड, नंबर ऑफ कॉमन आयंस एडेड इनटू उस कॉमन आयन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल बता रहा हूं इसका, पहले वो देख लो मॉड्यूल में सेकंड पेज सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी सेकंड 19 नहीं 17, क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्वेश्चन देख लो न्यूमेरिकल एग्जैक्ट, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या बोला बताया, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl हैविंग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट
तो बता KSP ऑफ AgCl मतलब AB टाइप का दिया ना, क्या पूछा है पढ़ो, इन 0.1 m NaCl सोल्यूशन, मतलब बता 0.1 m NaCl मतलब C, लेकिन बता AgCl में और NaCl में कॉमन आयन ऐड कितने करे, एक, उसका काउंट मत कर लेना, वो एडेड नहीं है। तो NaCl तो एक ही कॉमन नंबर में कितना देगा, एक क्लोराइड आयन कॉमन, और C की वैल्यू 0.1, तो बता KSP अपॉन नंबर ऑफ आयन कॉमन 1 इंटू 0.1, तो एक ही लाइन में आंसर ला सकते। अब ये शॉर्ट ट्रिक वहां यूज करें क्वेश्चन नंबर 60 में, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉमन आयंस एडेड इनटू सी, इस पूरे की वैल्यू बता जितनी ज्यादा होगी उतना S डैश कम होगी। तो उसमें देखो AgNO3, वो तो एक ही सिल्वर आयन कॉमन देगा, कंसंट्रेशन सबकी 0.1 है सॉल्यूशन की, तो बता सिल्वर नाइट्रेट एक सिल्वर आयन कॉमन देगा AgBr के साथ, NaBr एक ही ब्रोमाइड आयन देगा, लेकिन CaBr2 कितने देगा, तो 2 इंटू सी से डिवाइड होएगा, तो बता मिनिमम उसी में हो जाएगी। अब लेकिन इसी का दूसरा थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा अच्छा करा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पढ़ें पहले तो ध्यान से, तुम्हें ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज में क्या बोला है, सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर, तो बता जो हम वाटर में सॉलिबिलिटी बोलते हैं वो एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन में होती है ना, तो बता ये जो सॉलिबिलिटी है इसको S डैश बोलूं या ओनली S, S बोलूंगा क्योंकि ये वाटर में, तो जो हमने सारी सॉलिबिलिटी पढ़ी वाटर में पढ़ी है। अच्छा बता सॉलिबिलिटी इसकी तुम्हें दे रखी है, तो बता इससे KSP ऑफ वाटर ला सकते हो क्या, अभी ये भूल जा जो क्वेश्चन ने पूछा, ओनली मैं पूछूं सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 वाटर में गिवन है और मैं पूछूं इसका KSP लाएं, तो बताइए AB2 टाइप का है ना, 1 लेड एंड 2 क्लोराइड आयन, तो 4s क्यूब से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आ गया। अब पढ़ो आगे, इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन, अच्छा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ही तो सॉलिबिलिटी होती, डेफिनेशन में बोलता ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसॉल्व मोल्स, तो बता मैक्सिमम नंबर डिसॉल्व मोल से जो कंसंट्रेशन आएगी उसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन। अच्छा हमने लिखा भी था सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सॉलिबिलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल होती है, तो बता ये जो सॉलिबिलिटी थी वो एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन में थी, तो KSP। अच्छा बता प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन करूंगा तब भी क्या KSP बदल जाएगा क्या, तो KSP की हेल्प से तो आंसर आता है, तो उसने तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया, KSP इनडायरेक्टली दिया, वो हम लाए KSP फिर आगे कॉमन आयन के, लेकिन मतलब अब यह शॉर्ट ट्रिक काम आएगी क्या, ये AB2 टाइप का है, तो प्रोसीजर जो हमने S डैश वाला और C वाला लिखा था वैसे सॉल्व करोगे। अप टू 77, 72 क्लास में करा हमने ये 65, उसमें कैलकुलेशन सही करना, उसमें कैलकुलेशन में पावर ओनली चेक करना बस, मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर, और एक चीज सुन लो, ये एग्जाम में भी ध्यान रखना कि तुम्हें अगर क्यूब रूट फोर्थ रूट लेना हो तो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर सबसे लास्ट में चेक करना, और वो भी जरूरत हो तब, पावर अगर सबकी सेम हो तो ही उसको चेक करना, वरना ये पावर से आंसर आ जाएगा 65 में, क्यूब रूट लेने पर पावर -2 आ जाएगी, एक में ही है, अब आंसर वही होगा चाहे हो चाहे ना हो, होगी वही होगा, और कुछ आ ही नहीं सकता उससे। तो अप टू 77, 73 क्वेश्चन क्लास में करवाया था इस तरह का दूसरा क्वेश्चन, जो हमने सिल्वर क्रोमेट वाला और AgCl वाला, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर सिल्वर आयन लाए थे क्योंकि हमने सिल्वर आयन कितना मिलाया था सुनना ध्यान से, वो फिक्स नहीं बताया था, यहां उसने बता दिया सल्फाइड आयन। कॉपर आयन की भी कंसंट्रेशन पता है, कॉपर आयन जिंक आयन दोनों की पता है, सल्फाइड आयन कितना मिला है वो भी पता है, तो बता CuS और ZnS दोनों का क्यू लाओ, और जिसका क्यू जल्दी KSP से ज्यादा आ जाएगा वो जल्दी, ठीक है। अप टू 90 और 85th में ध्यान रखना तुम्हें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, pH नियर टू 1 किसको, थोड़ा लेंदी होगा 85th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 87, सॉरी 87 नहीं 88, क्वेश्चन नंबर 88। अब ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेकिन फिर भी अच्छा, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, तुम्हें बोला है पीएच ऑफ 0.001 m एसिडिक एसिड विल बी। जब पहली चीज तो बता, अकेले एसिडिक एसिड की दे रहा है ना कंसंट्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक होगा तो बताइए ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन, और पीएच लानी है तो मुझे H प्लस आयन कंसंट्रेशन लानी पड़ेगी इसकी, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन लाने के लिए क्या करूंगा बता, सी अल्फा, सी की वैल्यू तुम्हें पता है, लेकिन बता अल्फा दे रखा है क्या, तो बता एग्जैक्ट तो मैं आंसर बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको 1 नहीं मान सकता, अगर 1 मान लिया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो बता एग्जैक्टली 3 तो हो नहीं सकती, वो तो अच्छा एक ऑप्शन नहीं है 3, तो बता होता तो कुछ को लगता है कि करेक्शन होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 1 नहीं मान सकते, तब अदरवाइज 3 आ नहीं सकती। अब लेकिन अल्फा की वैल्यू हमें नहीं दी, तो उसने तुमसे पूछा भी देखो कि ग्रेटर देन 3 होगी, लेस देन 3 होगी, तो अज्यूम कर ले अल्फा की वैल्यू, अच्छा मोस्टली अल्फा की वैल्यू 5% या उससे कम होती है ना वीक एसिड वीक बेस की, तो मैं 1% मान लू, या 5% मान लो, या 10% मान लो, तो भी नहीं आ सकती कभी 3। तो अब बता, मैं अगर इसको 1% अज्यूम कर लूं, तो 1% का मतलब 1/100, मतलब बता ये अल्फा की वैल्यू 1% मान लूं, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², मतलब बता पीएच कितनी आएगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵, तो बता पीएच विल बी 5, और बता ये 5 जो होती है वो लेस देन 3 या ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। अब 10% मान लो, कुछ को लगता है कि 1% 10% मान लो, तो 0.1 10/100 तो भी 4 आती है, तब भी ग्रेटर देन 3 आएगी, 1 मान नहीं सकता, अगर 1 मानूंगा तो भी 3 आती है, लेस देन 3 तो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो अल्फा पॉइंट में होता है, तो वो हमेशा नेगेटिव पावर बढ़ाएगा, नेगेटिव पावर बढ़ेगी तो बता 3 से ज्यादा ही आनी हर बार, तो पीएच ग्रेटर देन 3 अप टू 108। कौन सा, इसमें क्या बताऊं, लिखा था पीएच रेंज हमने, ये तो 0 to PKW होती है, तो पीएच 0 तो एसिडिक ही होएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तो बहुत, 0 to PKW बोली थी ना पीएच रेंज हमने। क्वेश्चन नंबर 109। अब ये क्वेश्चन 109 बहुतों ने कर लिया, लेकिन जो गड़बड़ ढूंढ ढूंढ के करते हो तुम लोग, खुशी खुशी में जो गड़बड़ करते हो वो इसमें करिए 109th क्वेश्चन में, मतलब उसमें लिखा है, क्वेश्चन बस समझना पहले इसमें ध्यान से, पहले तो वो इजी सा है। पहली चीज बता, उसने क्या बोला है कि 0.1 m सोडियम फॉर्मेट, मतलब HCOONA का कितना वॉल्यूम मिक्स करें, मतलब उसका V1 लाना है हमें एक तरह से, और उसकी नॉर्मेलिटी N1 गिवन है, अच्छा इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी मोलैलिटी सेम, यही नॉर्मेलिटी हो गई। अब क्या बोला है, इसका कितना वॉल्यूम मिक्स करें, किसके साथ, 50 मिलीलीटर 0.05 m फॉर्मिक एसिड के साथ। अब बताइए फॉर्मिक एसिड क्या है, वीक एसिड, HCOONA, ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। और बता इन दोनों को जब तुम मिक्स करोगे आपस में तो ये तो बफर बनेगा, वो खुद भी बोल रहा है pH = 4 का बफर बनता है, तो बफर बनेगा। तो तुमसे पूछा इसके बता V2 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1। अब बता ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए कि ये डायरेक्ट मिक्स करने पर बफर बन गया, तो बफर बन गया तो pH इक्वल्स और एसिडिक बफर बनेगा, तो pH 4, pKa वैल्यू 3.8, और लॉग कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर, वॉल्यूम ऑफ बफर कट जाएगा, तो बता क्या लिखूंगा, सॉल्ट का N1V1 0.1 इंटू V1 अपॉन
0.05 इंटू V2 यही लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, V1/25 यही बचेगा डिनोमिनेटर में। तो बता log V1/25 इक्वल्स टू 0.2 प्लस का बचेगा। यहां तक भी बहुतों ने सही करा, गड़बड़ इसके बाद मतलब लॉग हटाओगे तो एंटी लॉग आएगा ना। और स्टार्टिंग से बोलो एंटी लॉग जब भी लेते हो तो लॉग वैल्यू को लॉग बेस की पावर में लिखते हैं, ये कभी नहीं बोला कि नेगेटिव पावर में लिखते हैं। जो अभी कुछ ने कर लिया -0.2 और 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और फिर बोल रहे हो तो अच्छा आंसर नहीं आया ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग, वरना आंसर की में करेक्शन भी लगता कुछ को। तो बता ये तो प्लस वैल्यू है तो प्लस पावर आएगी 117, उसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ आधों को, तो क्योंकि वहां नेगेटिव वाला सेम यही क्वेश्चन है, वहां भी वॉल्यूम पूछा है लेकिन वहां नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो वहां 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 117 में, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट। अब बता 0.2 तो प्लस की है log 1 और 2 के बीच में, लेकिन ज्यादा पास में किसके, log 2 की वैल्यू के, तो थोड़ा अप्रोक्स कर लो 1.6 तो अप्रोक्स 40, लेकिन 117 सेम ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वहां पर नेगेटिव वैल्यू बचेगी। वन 38th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, और ये इजी सा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। 138th इस क्वेश्चन में पढ़ो 138th में, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मीनिंग उसका। तो इसमें पढ़ो क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ पीएच ऑफ टू सॉल्यूशंस, रेशियो ऑफ पीएच ऑफ टू सॉल्यूशंस, और उसमें से पढ़ो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या बोला है, 1 लीटर सॉल्यूशन में उसने क्वेश्चन में बोला 2 सॉल्यूशंस की पीएच का फॉर्मूला लाना, वैल्यू रेशियो लाना है, और फर्स्ट सॉल्यूशन में है 1 मोल सोडियम एसिटेट और 1 मोल ही HCl, ये दोनों के 1 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन फर्स्ट में। अनदर सोल्यूशन में क्या लिखा है, अनदर 1 लीटर सोल्यूशन में क्या बोला है, 1 मोल एसिडिक एसिड और 1 मोल ही सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है, ये हमें बोला है दोनों क्वेश्चन में, 1 मोल एसिडिक एसिड 1 मोल सोडियम एसिटेट। अब बता दोनों में से हमें चेक करना इनकी पीएच लाने के लिए, तो बता जिनके अमाउंट गिवन होते हैं और चारों के गिवन है तो सबका नेचर चेक करूंगा। अब बता फर्स्ट वाला क्या है, वीक, सेकंड सॉल्यूशन देख लें पहले, वीक एसिड उसके साथ क्या है बताओ, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम एसिटेट उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो बताइए तो बाय डेफिनेशन ही बफर हो गया ना। और बफर में कंसंट्रेशन भी इनकी बता, वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन भी इक्वल, तो डायरेक्ट बताओ ये तो मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन हो गई ना। और मैक्सिमम बफर एक्शन पर पीएच डायरेक्ट लिख दूं क्या, क्या होगी pKa, तो बता सेकंड वाले की तो डायरेक्ट, अब थोड़ा थ्योरी ध्यान और टाइम बचेगा वरना हम फॉर्मूला लिख कर लाएंगे आएगा तो यही। तो बता सेकंड सॉल्यूशन की पीएच इन टर्म्स ऑफ pKa ऑफ एसिडिक एसिड यही आ गई pKa। अब फर्स्ट में देखो, मतलब फर्स्ट में ये डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट बफर है क्या, डेफिनेशन वाइज बफर नहीं है क्योंकि यहां पर सोडियम एसिटेट है WaSb सॉल्ट और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर नहीं है, लेकिन बताओ इनकी रिएक्शन हो सकती है क्या, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ये बेसिक सॉल्ट है। और ऐसे क्वेश्चन हमने बता नोट लिखा था बफर के क्वेश्चंस के बीच में
कि जब भी डाटा दे रखा हो तो बाय डेफिनेशन ही चेक मत करना बफर, उनकी रिएक्शन के बाद भी चेक करना कि वो बफर बन सकता है या नहीं। अब यहां देखोगे तो बता सोडियम एसिटेट का NaCl से कंबाइन होगा, H प्लस एसिटेट आयन से होगा, एसिडिक एसिड और NaCl बनेगा। लेकिन बता NaCl तो खुद भी न्यूट्रल, SaSB सॉल्ट, वो पीएच को अफेक्ट करेगा क्या? उसको छोड़ो। अच्छा बता इन दोनों में से कोई भी बचेगा क्या आफ्टर रिएक्शन? 1 मोल से रिएक्शन कर लेगा तो 0 0। अच्छा एसिडिक एसिड कितना बनेगा? 1 मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर ही। अच्छा ये बनेगा, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये न्यूट्रल बना क्या? अब बता ये बफर है या अकेले ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन? ओके वीक एसिड है ना अकेला, तो बता अब इसकी भी तो पीएच होगी ना। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, वर्बली बोला था कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, तुम लोगों ने हाँ कर लिया था, कर लेंगे। अब ये वही क्वेश्चन बता, यहाँ पर दोनों के मोल इक्वल आ गए और इक्वल हुए तो इसकी कंसंट्रेशन पता है C, तो अकेले वीक एसिड के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन √Ka/C होगा ना, और C की वैल्यू 1 मोल पर लीटर पुट कर दोगे तो खाली क्या रह गया? √Ka, और इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये पावर हाफ, तो बता हाफ तो आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा? हाफ pKa। तो बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन की पीएच, ये सेकंड सॉल्यूशन की पीएच, और दोनों में देखो उसने pKa या Ka नहीं दिया, क्यों? क्योंकि बता अभी रेशियो लोगे तो कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों का वीक एसिड सेम है, एसिडिक एसिड ही है दोनों का अभी। तो बता दोनों का रेशियो जब लोगे तो इसमें एक साथ एक तरह से दो तरह के न्यूमेरिकल हो गए, बफर का भी न्यूमेरिकल, ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ का भी न्यूमेरिकल। अलग अलग भी तो पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। तो द मीनिंग के लिए सबको ये, अब ये क्वेश्चन छोटा सा ना कोई कैलकुलेशन लेंदी, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा, इसलिए वो नोट लिखे थे हमने कि बफर 3 तरह से बन सकता है, और वहां पे कंपैरिजन भी इक्विवेलेंस का करवाया था, इसीलिए कि उनके इक्विवेलेंस इक्वल हैं या डिफरेंट है। तो बताइए क्लियर सबको ये? और कोई डाउट है इसमें? एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट है? अच्छा एक्सरसाइज सेकंड में 16th 16th में करेक्शन कर लो उसको, परसेंटेज जो लिखा है ना कितना पिरिडीन कन्वर्ट हुआ, उसको कर लो परसेंटेज अल्फा ओनली। वो पिरिडीन परसेंटेज में तो बहुत अलग मीनिंग होता है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ है। 16th एक्सरसाइज सेकंड का उसको परसेंटेज लिखा है ना पिरिडीन उसने, लेकिन अल्फा का आंसर दे रखा है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते थे पहले, पेपर नहीं मिलता था, तो ये परसेंटेज अल्फा है, सही कर लो। तो बता अब तो के भी दे रखा है, पिरिडीन की सी दे रखा है, वीक बेस ही होगा पिरिडीन, होगी स्ट्रॉन्ग में तो पढ़ा नहीं हमने उसको। तो बता अल्फा इक्वल्स √Kb/C, परसेंटेज अल्फा इंटू 100 करके ले आओगे लास्ट में। और कोई डाउट है सेकंड में? है थर्ड में? अच्छा बता बफर कितने टाइप के होते हैं? अच्छा 3 टाइप के पढ़ा है मैंने तुम्हें, सुधर जाओ। 2 टाइप के पढ़े थे, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर, सबको 3 अलग अलग। और मिक्स्ड बफर 2 टाइप के थे, एसिडिक बेसिक, लेकिन ब्रॉडली तो 2 टाइप के ही हुए ना बफर। तो पहले वाला कौन सा था? सिंपल या सॉल्ट बफर, और सिंपल सॉल्ट बफर में WaWb अकेला ही सॉल्ट बफर होता है ना। मैंने बोला भी तो उसे हमें याद रखना कि याद आ जाए हमें, WaWb सॉल्ट अकेला भी बफर होता है, इसलिए तो नाम सिंपल बफर बोला उसका, मिक्स बफर में क्यों नहीं बोला उसको। बाकी वाले बफर तब बनाएंगे जब मिक्स करूं दूसरा उनका वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, और कोई डाउट है? कौन सी एक्सरसाइज? जस्ट सेकेंड एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन सुनना। अब इसमें डाउट ये है कि आंसर फर्स्ट और सेकंड भी तो रॉन्ग है, फोर्थ तो 100% रॉन्ग है, वो कभी बफर नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान सुनना, अब ये वाले आंसर क्यों कर दिए करेक्ट? क्योंकि हमें एक ऑप्शन टिक करना था,
और जो कभी भी सही नहीं हो सकता, बफर नहीं बना सकता, वो कौन सा है? फोर्थ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और उसी का सॉल्ट है, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक भी वीक नहीं है। अब लेकिन सुनना पूरा रीजन क्यों बफर हमने बोला। अगर इसमें सुनना ऑप्शन होता फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी फोर्थ नहीं, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज बफर या कैन नॉट फॉर्म बफर, और एक ऑप्शन होता फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर में वो टिक कर देता थियोटिकली। लेकिन अब इसको क्यों मान लिया बफर इनको, अभी उसका रीजन सुन लो। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर मैं अमाउंट बदलता हूं, जैसे हमने 3 टाइप के बफर पढ़े थे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, तो उसमें अमाउंट ही तो बदला था, इक्विवेलेंट्स। तो मैं इनके अमाउंट अगर लूंगा ना अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड में मोल अलग अलग ले लूंगा, तो ये बफर बना देंगे रिएक्शन करके। जबकि थर्ड वाला अगर अमाउंट अलग अलग लू मोल, तब भी बफर नहीं बना सकता रिएक्शन करके, जबकि ये बफर बना सकते हैं। तो एक ही तरह से चेक कर रहा हूं सब में अजम्पशन। ठीक है, नाइन्थ। अच्छा बता, जब भी पूछे सॉल्ट इनमें से मैक्सिमम पीएच कौन शो करेगा, मिनिमम कौन शो करेगा, तो बोला था सॉल्ट में सबसे पहले टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल सॉल्ट देखोगे, और उसमें देखो 3 सॉल्ट जो हैं वो WA बड़ी SaWB सॉल्ट है, 3 SaWB, लेकिन एक कौन सा है? SaSB सॉल्ट। एक SaSB है देखो उसमें, बाकी 3 SaWB हैं। अच्छा बता, SaSB सॉल्ट का नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? और न्यूट्रल की पीएच कितनी होती है? 7। लेकिन SaWB का नेचर एसिडिक, और एसिडिक की पीएच ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7? तो बता मैक्सिमम पीएच किसकी हुई? 7 ही ज्यादा होगा। अच्छा, हमने बता बफर अपनी पीएच चेंज रेजिस्ट कैसे करता है, सिंपल सा सुनना। इसका न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यूमेरिकल में करवा चुका इस पॉइंट का क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, हमने क्या बोला था कि जब हम किसी भी बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है, तब भी तो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर पाएगा। तो जब हम बफर में एसिड या बेस ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है? रिएक्शन करके उनको कंज्यूम करता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? वो अनआयनाइज्ड एसिड या बेस बनाता है या आयंस में ब्रेक होता है। तो आंसर वो होगा, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करेगा, तभी तो रेजिस्ट कर पाता है। अच्छा, हमने वीक का ही बफर क्यों बनाया? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का ही बफर क्यों बना? क्योंकि वही तो वर्कर है। स्ट्रॉन्ग वाले रिस्पेक्टेटर होते हैं, जो एडिड होगा उससे रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? हेलो, थर्ड में? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे।